लास्ट क्लास में हमने बात किया था इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और उसके पास वाइकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये दो चीज सबसे मस्त चीज है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगा। इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसके पास होगा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, वाइकेंट ऑर्बिटल। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन अगर रखना है या गेन करना है तो हवा में तो नहीं करेगा, ऑर्बिटल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या क्या हमने बोला, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वाइकेंट ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की जगह पे लिख सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये दो बातें कि अगर पहला तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। कभी कभी बहुत रेयर केस होता है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है, हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेट है मगर वाइकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस होने के कारण वो डिपेंड कर जाता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट कर रहे हैं। मगर इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए यही दो कंडीशन है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हर एक मॉलिक्यूल्स क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो वही है, अगर 8 से कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और दूसरा कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ साथ क्या होना चाहिए, वाइकेंट डी ऑर्बिटल। वाइकेंट ऑर्बिटल कौन सा वाइकेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। दूसरा हमने बात किया था कि न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या जरूरी है, जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इसके पास डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पहला तो कम से कम ये बात कर सकते हो कि कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। अगर कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, भले उसके पास लोन पेयर हो, वो नहीं दे पाएगा। तो इनकम्प्लीट हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स करने मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब वो कुछ नहीं बात कर रहे हैं, लोन पेयर की बात कर रहे हैं। या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए या तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यही दो चीज न्यूक्लियोफाइल होने के लिए, यही दो चीज जरूरत है हमारे पास। पहला कि कौन सा एक्ट करेगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद क्या देखना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स बस याद रखना कि ऐसे दो एटम्स के बीच होना चाहिए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो, मतलब सेम एटम पर हो। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स तभी काम करेगा, जैसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हमारे पास ये ऐसा कंसिडर करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जैसे एसिड हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, एसिड क्लोराइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें ये ग्रुप होता है ना। अब ये जो ग्रुप है ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट नहीं करेगा। ये याद रखना कि ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी तो एक सिग्मा और एक पाई है, तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मगर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वो ऐसे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे एटम्स के बीच होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो, मतलब सेम ही एटम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने का मतलब अगर नहीं होना है मतलब वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे बेहतर क्या है कि उसमें वही सेम ही एटम हो। तो जनरली हम लोग जो मानते हैं वो अल्कीन को मानते हैं और अल्काइन को। तो अल्कीन और अल्काइन पाई इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल है। बाकी बात कोई भी दूसरा ले लोगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ ही जाएगा, और आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट नहीं करेगा। इसी चीज को हमने बोला था कि आप पढ़े होगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अगर हाइड्रोकार्बन में अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, जब आपको पाया जाएगा तो क्रिएट कर पाओगे। तो जब एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन से आपने पढ़ा था तो अल्कीन और अल्काइन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ा था, क्योंकि ये खुद एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा। न्यूक्लियोफाइल को कौन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इसी के बेसिस पे नाम रखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। दूसरा बेंजीन रिंग पे जितना रिएक्शंस पढ़ते हैं उसको जनरल बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी चीज को पहले से प्रेजेंट था उसी को हटा के कोई दूसरा आना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफाइल जाना कहां पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए यहां तक हम लोग बात कर चुके थे, यहां तक कंप्लीट था। इंटरमीडिएट भी हमने देख लिया था। इंटरमीडिएट क्या होता है,
इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शंस के ड्यूरिंग में फॉर्म हो, उसका रिएक्शंस के ड्यूरिंग में फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट नहीं होगा ना ही रिएक्टेंट होगा, उसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होगा, बीच में रिएक्शन से बनेगा और कुछ देर बाद तुरंत खत्म भी हो जाएगा। उसका एग्जांपल हमने बोला था कि सीधा सिंपली बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ने के बाद जो भी हमारे पास स्पीसीज बनेगा वही है इंटरमीडिएट। कार्बन का हमने बॉन्ड तोड़ दिया था। अब कार्बन का दो तरीके से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। अगर होमोलिटिक अगर तोड़ रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स बनेगा, तो वो भी क्या है? इंटरमीडिएट। हमारे पास अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन भी क्या है? इंटरमीडिएट। कार्बन पे बॉन्ड टूटा और उस पर नेगेटिव आया, कार्बन आयन। दूसरा हमने बताया था एक कार्बिन, और राइमंड डायमंड रिएक्शंस में यूज होगा और कहीं पे यूज नहीं होता। कार्बिन एक इंटरमीडिएट है, नाइट्रिन भी इंटरमीडिएट है और बेंजाइन भी, जिसमें आपको सिर्फ एक ही बोला था कि कार्बिन याद रखना, बाकी बात आपके लिए नाइट्रिन भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना बेंजाइन भी इंपॉर्टेंट है, मगर वो दोनों भी इंटरमीडिएट होता है। और लास्ट बार हमने बताया था बेंजाइन में हमारे पास ये अगर बेंजाइन है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड और एक आ जाता है, इसको बोलते हैं बेंजाइन। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने पूछा था कितना होगा? sp2, sp नहीं होगा, sp में लीनियर आएगा और लीनियर ऐसा नहीं होगा। उसमें होता क्या है, जैसे देखो अगर समझना चाहोगे तो समझ सकते हो, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो ऐसा होगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, क्या बना? सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड्स बना और दूसरा हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। इसका यहाँ पे कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं तो sp2 क्या होगा? अब sp2 में ये साइडवाइज ओवरलैपिंग कर लिया, ये इधर येलो वाला इधर आगे बढ़ गया होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनाया होगा, वो सिग्मा बॉन्ड टूटा, तो टूटा तो जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हेलोजन, हाइड्रोजन से इसे इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो गया? खाली। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। ये कैसा ओवरलैपिंग? साइडवाइज ही है। तो एक निहायती एक एग्जांपल है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बनाता है, वरना अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा भी याद होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण आपका सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड्स नहीं फॉर्म होता। मगर आपको ये पता था कि अगर हमारे पास हेड ऑन हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड्स, साइड ऑन करेगा तो पाई बॉन्ड्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा ओवरलैपिंग कर रहा है? साइडवाइज, तो ये पाई बॉन्ड्स बना रहा है, तो ये बेंजाइन है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज कार्बोकेटायन, हाँ टाइम पे कहीं नहीं आए, पहले आते। अच्छा वो लोग ये कॉमन नाम हमने छोड़ा था वो बता दे या फिर अगले दिन अब शिफ्ट कर दें? चल देख लो कॉमन नाम, हमने आईपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, कॉमन नेमिंग नहीं बताया था। और कॉमन नेम में आपको बहुत कुछ एफर्ट डालना नहीं है, बस आपको हमने एक काम दिया था कि आपके जो मॉड्यूल्स में जितना आपका कॉमन नाम लिखा हुआ बस वो आप देख लीजिएगा, बाकी इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, कुछ पार्ट का नाम होता है। जैसे अगर हमने बोला था एक कार्बन अगर हमारे पास है तो एक कार्बन के लिए हम लोग कॉमन नाम में यूज करते हैं फॉर्म। जैसे अगर आईपैक नोमेनक्लेचर होता है तो उसमें क्या यूज करते हैं? मेथ, 2 कार्बन हो तो इट, 3 तो प्रोप, ये करते हैं ना। तो कॉमन नाम में अगर एक कार्बन हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्म। अगर हमारे पास 2 कार्बन हो तो उसके लिए यूज करेंगे एसिड। जब हमारे पास 3 कार्बन हो तो उसके लिए यूज करते हैं प्रोपियन, और 4 कार्बन हो तो उसके लिए यूज करते हैं ब्यूटायर, 5 कार्बन हो तो उसके लिए यूज करते हैं
वेलायर, और लास्ट हमारे पास 3 कार्बन और 1 पाई बॉन्ड हो तो उसके लिए यूज करेंगे एक राइल, और 4 कार्बन हो और 1 पाई बॉन्ड हो तो उसके लिए यूज करते हैं क्रोटॉन। ये हमारे पास है। जैसे आपने अगर सुना होगा, देखो अब यहां से ये चीज, अब इससे ज्यादा आपको नहीं जानना, तो उसमें भी जो काम आता है वो जनरली आप ये दोनों यूज करते हो, एसिड और फॉर्म का। फिर भी देख लो कि 1 कार्बन होगा तो फॉर्म, 2 कार्बन होगा तो एसिड, 3 कार्बन होगा तो प्रोपियन, 4 होगा तो ब्यूटायर, 5 होगा तो वेलायर, और 3 कार्बन 1 बॉन्ड, अगर 1 पाई बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं एक राइल। 4 कार्बन होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा तो क्रोटॉन। किस लोकेशन पे होगा कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें तो फिक्स है कि जब 3 कार्बन अगर हमारे पास होगा, 3 कार्बन, तो या तो यहां होगा या तो यहां, तो एक ही टाइप का तो स्ट्रक्चर हो गया, क्रोटॉन में फिक्स हो गया। मगर अगर हम बात कर रहे हैं इस 4 कार्बन में, 4 कार्बन में हमारे पास पोजीशन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तो यहां पे चेंजेस आ सकता है और चेंजेस आएगा। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट पे रहेगा तभी क्रोटॉन बोलेंगे, सेकंड पे होगा तब भी क्रोटॉन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कहीं भी हो कॉमन नाम है। तो 3 कार्बन का 1 पाई बॉन्ड होगा किस पोजीशन पे, कोलिन में, उसको एक राइल बोला जा सकता है। 4 कार्बन होगा 1 पाई बॉन्ड के साथ होगा तो उसके लिए हमारे पास क्रोटॉन यूज किया जाता है। और दूसरा देखना कि जब आप यूज करते थे फंक्शनल ग्रुप, आप 2 सफिक्स पढ़ते थे। एक सफिक्स पढ़ते थे कि जब हमारे पास पाइन फंक्शनल ग्रुप में उसका कार्बन काउंट हो, और दूसरा कि कार्बन काउंट ना हो। जैसे अगर कार्बन काउंट होता था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसके लिए यूज करते थे सफिक्स ओइक एसिड। और जब ना यूज हो तो उसके लिए, जब हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन रिंग में हमारे पास पाइन कौन हो गया, रिंग। और उस रिंग में, अगर रिंग में तो 6 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होता, उस समय हमारे पास यूज करते हैं उसका ओइक एसिड नहीं लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं। तो जब भी हमारे पास रिंग पैरेंट चेन हो और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते थे। मगर यहाँ पे अभी वो नहीं देखना। अगर यहाँ से आपको याद रखना था, आईपैक में हमारे पास सफिक्स क्या होता है और हमारे पास कॉमन नेम में हमारे पास सफिक्स क्या होगा, वो थोड़ा सा देखना। जैसे अगर हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो आईपैक में हमारे पास क्या होता है, ओइक एसिड। तो अगर हमारे पास आईपैक में ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ हटा देंगे, इसमें सिर्फ रहेगा हमारे पास इक एसिड। इसका एक एग्जांपल देखना, HC डबल बॉन्ड OH। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्म। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नाम में क्या यूज करेंगे, क्या आपने यही नाम पढ़ा था, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड। दूसरा देखना, आपने ईस्टर पढ़ा था, ईस्टर का आपने क्या पढ़ा था, OH। अब यहां से देखो O है, O हटा देंगे, सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा 8। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, हमारे पास ये रहता है C डबल बॉन्ड O, या एक और कार्बन कर ही देते हैं, हमारे पास OCH3। सबसे पहले तो इस पार्ट का नाम लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल। इधर कितना, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एसिड। अब दूसरा देखो, ईस्टर है, क्या यूज करेंगे, 8, मिथाइल एसिडेट। तो यहां से आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह याद रखना है कि जिसमें हमारे पास सफिक्स आईपैक में O से स्टार्ट होगा वो हटा देंगे। अब जिसमें O से स्टार्ट नहीं होता, जैसे अगर हम बात करते हैं साइनाइड, तो इसके लिए सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, O नाइट्राइल। जिसके पास रहेगा O उसका हटा देंगे, जिसके पास नहीं है उसका ऐड कर देंगे। समझा?
मगर यही चीज है कि ये सबके लिए अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसमें हमारे पास लिमिटेशन आ जाता है। क्लियर? और लिमिटेशन आ जाएगा तो फिर वही चीज जनरलाइज नहीं कर सकते, वो रट्टा मारने वाला चीज हो गया। किसका ये नाम है, जैसे अगर मान के चल रहे हैं कि इसका नाम सोनम, सोनम है, कोई बड़ा साइकोलॉजी नहीं होगा कि भाई ये कोई जेनेटिक होगा कि इसको डिकोड किएंगे तब हमारे पास ये आया, इसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया सोनम, नहीं है। उसके माँ बाप को अच्छा लगा, नाम रख दिया। तो पहले केमिस्ट को पहले जनरली क्या होता था, जिस सोर्स से आया उसी के बेसिस पे उसका नाम रख देते थे। फिर उसको किसी ऐसा भी हुआ कि कोई पैटर्न फॉलो किया, कोई नहीं किया, जिसको जो अच्छा लगा वो रख दिया। अब जिसको जो अच्छा लगा उसका तो कोई पैटर्न नहीं हो सकता। इसको अगर गुलाब जामुन अच्छा लग रहा होगा, इसको रसमलाई हो सकता अच्छा लगे, इसके पीछे कोई साइकोलॉजी नहीं है। तो इसलिए आप कॉमन नाम को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। दूसरा, आप एक और 2-3 बात जानिए। CH2 हमारे पास CH2, इसको एक वैलेंसी गायब कर देते हैं। इस पार्ट का नाम होता है वेनाइल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, CH2, CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH2। अब इधर भी वैलेंसी खाली करना चाहो तो खाली कर सकते हो, टर्मिनल वाला वैलेंसी गायब करना चाह रहे हो तो गायब कर सकते हो, और गायब करके इसका नाम जो आएगा वो आएगा अलाइल, ये याद रखना। अब कॉमन नाम लिखने के लिए आपको एक ही चीज का आपका काम करना है कि अगर आपको जनरली कॉमन नाम या दूसरा लिखेगा डिराइव नेम, तो आपको क्या करना है, जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसको अलग अलग फ्रेगमेंट में कट कर दो, जितने पार्ट में काटा जा सकता है। कि आपको तो वहां पे तो ऐसा है नहीं कि तुक्का लगा, तुक्का नहीं, मगर फिर भी जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, ऑप्शन दिया रहेगा, तो अगर आपको हर एक पार्ट्स का नाम आता है, जनरली यही सब रहेगा, ये नाम रहेगा, या तो वेनाइल अलाइल रहेगा, या फिर जो आप नॉर्मल नाम देखते हो वही रहेगा। अब उसमें क्या रहेगा कि मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। जैसे कोई मॉड्यूल लेके आए हो, एक मॉड्यूल देना मेरे को। चलिए यहां देखना है क्वेश्चन से हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 पेज नंबर 33, जिसके पास हो निकाल सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH2, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास इथेनाइल एथानोएट, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है वेनाइल एथानोएट, तीसरा हमारे पास दिया हुआ है वेनाइल एसीटेट, और चौथा दिया हुआ हमारे पास इथेनाइल एसीटेट। चलिए अब यहां से आपको पूछना था कि इसका हमारे पास कॉमन नाम क्या होगा। हमारे पास पहला हमने बोला था कि इस पार्ट का जो नाम है ये बिना नंबरिंग के लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इधर आ जाएंगे। अब इस पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो कुछ देर पहले अभी हमने लिखा, यही तो है, ये क्या हो गया, वेनाइल पार्ट। अब यहां से देखें हमारे पास ये पार्ट हो गया वेनाइल, वेनाइल हमारे पास 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक। अब यहां से देखो हमारे पास इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड। यहां पे देखो तो आईपैक वाला यूज किया है क्या, 2 कार्बन के लिए ईथ और 2 कार्बन के लिए एसिड, दिख रहा। तो कॉमन नाम लिखना है तो यहाँ आईपैक का नाम, आईपैक का कोई काम नहीं। अब यहाँ पे एसिड हो गया, इस्टर का हमारे पास O8 होता है, OATE, O है हटा देंगे 8, तो हमारे पास सीधा सिंपली। अब दूसरा देखो कि हमने ये भी तो बताया था कि अगर अल्कीन से 1 हटाएंगे तो अल्कीनाइल बनेगा, यहां से इथेनाइल क्यों नहीं पॉसिबल हुआ, आईपैक में करते हैं वो। अगर हमारे पास अल्केन से 1 हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल बनता है,
अल्कीन से एक हाइड्रोजन बनाए हटाएंगे तो अल्किनाइल बनेगा। तो यहाँ 2 कार्बन था, इथेनाइल लिखा हुआ था, वो आईपैक में करते हैं और आईपैक का कोई यहाँ पे रूल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम आएगा कि जब भी आपको कॉमन, जनरली बहुत रेयर पूछता है कॉमन नेम, और अगर पूछेगा तो बहुत टफ नहीं पूछेगा। और यहाँ से एक ही बात याद रखिएगा कि आईपैक अगर आपको आता है उस समय नहीं लगाना है, क्योंकि आपका मेंटलिटी वहीं पे चला जाएगा। आपको हो सकता है ये फिनाइल याद ना हो, ये आपको पहले दिखेगा इथेनाइल, तो थोड़ा सा 20 पेशेंस। और ये जो अगर कॉमन नाम पूछने का चांसेस बहुत कम होते हैं, ये फिर भी मैं बता रहा हूं, जनरली जो पूछा जाएगा आपसे आईपैक नेमिंग ही पूछा जाएगा। और हमारे पास एक क्वेश्चन 13 नंबर भी देख लीजिए। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है आइसो ब्यूटाइल ओ नाइट्राइल, ये मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। इसके बाद 4 स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है कि कौन सा हमारे पास नाम, कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है CH3 CH3 हमारे पास CH2 CN। दूसरा जो हमारे पास है वो है CH3 CH3 CH2 NC। तीसरा हमारे पास है CH3 हमारे पास NC। और चौथा दे दिया हुआ हमारे पास CH3 हमारे पास CN। क्लियर? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहां से आपको ढूंढना, पहला तो देखो हमारे पास ब्यूटाइल कितने कार्बन के लिए? 4, 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटायर यूज किया हुआ, मतलब 4 कार्बन होगा। दूसरा फिर देखो आइसो यूज किया हुआ है। आइसो तब यूज किया जाता है जब हमारे पास सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ब्रांचिंग हो। जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 4 हो गया, ये हमारे पास मान के चलो कि ये पैरेंट चेन का पार्ट है, ये 4 है, तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो आएगा वो सेकेंड लास्ट पोजीशन, कि ये फर्स्ट था, सेकेंड था, फोर्थ था, ये थर्ड था, फोर्थ था, तो फोर्थ क्या हो गया? लास्ट। सेकेंड लास्ट कौन हो गया? थर्ड। तो थर्ड पे क्या होगा? मिथाइल। तो जब भी हमारे पास सेकेंड लास्ट पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट रहेगा तो उसको लिए यूज करते हैं आइसो। ये सब कम से कम 3 कार्बन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास पैरेंट चेन से कनेक्टेड है, ये 1 और ये 2 क्या हो गया? लास्ट। सेकेंड लास्ट कौन हो गया? फर्स्ट ही तो हो गया। तो ये हमारे पास ये 3 कार्बन का है, तो इसके क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन का हो जाएगा तो आइसो ब्यूटाइल। 5 का इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से देखो सबसे पहला 4 कार्बन का होना चाहिए, और 4 कार्बन में ये ब्रांच इंक्लूडेड होता है मिथाइल, तो 4 कार्बन होना चाहिए। और देखो यहां पे नाइट्राइल लिखा हुआ है, नाइट्राइल लिखा हुआ मतलब साइनाइड, आइसोसाइनाइड तो नहीं होगा। यहां देखो ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है, ऐसे खत्म, नाइट्रोजन से कनेक्ट है, खत्म। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है। अब यहां से 2 ऑप्शन देखें हमारे पास। यहां से देखो नाइट्राइल जब अगर यूज किया गया है मतलब उसका कार्बन काउंट हुआ है, उस कार्बन को काउंट करके कितने होना चाहिए? 4 कार्बन एटम। यहां ढूंढो 1 2 3 4 5, यूज ही नहीं कर सकते, उसके लिए तो आइसोवेलार होना चाहिए था। यहां से देखो 1 2 3 और ये। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पे अगर हमारे पास आइसोनाइट्राइल लिखा होता है या साइनाइड की बात किया होता तो उसका नाम होता ओ, आइसोनाइट्राइल, क्योंकि उसके फर्स्ट में लेटर में क्या है? ओ नहीं है। अगर रहेगा तो हटा देंगे, नहीं होगा तो ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास अगर आइसोनाइट्राइल रहता तो ऑप्शन हमारे पास ये आ जाता। ठीक, बाकी सब इजी ही है। कार्बिनॉल, एक कार्बन के कंसीडर करो। देखो यहां से जब भी हमारे पास CH2 कार्बन से लेकर अगर OH ग्रुप हो तो इसी पार्ट को बोलते हैं कार्बिनॉल। जैसे अल्कोहल में हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमारे पास सिंपली उसमें करते क्या है कि कॉमन नेमिंग में हमारे पास सीधा सिंपल एक काम करते हैं कि एक कार्बन इंक्लूड कर देते हैं। जैसे अगर याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन है, कार्बल्डिहाइड कार्बन है, तो अगर जब कार्बिनॉल बोल रहे हैं तो मतलब उसमें भी क्या होगा?
कार्बन होगा, तो यहां पे हमारे पास जब एक कार्बन के साथ OH ग्रुप को लेते हैं तो इसी को बोलते हैं कार्बिनॉल, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक दो और बात अगर जानना चाहोगे तो बता सकते हैं, उम्मीद कम है मगर अगर बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं। हाँ बोलो। ये वाला सेकेंड ऑप्शन में, अरे ये वाला रहता तो ये कौन सा है, आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड है, तो यहाँ पे इसका नाम जो होता है ना O के बाद आइसो आ जाता, जैसे हाँ आइसोनाइट्राइल, तब ये ऑप्शन सही होता। जैसे इसका नाम क्या है, आइसोनाइट्राइल, अगर साइनाइड होगा तो नाइट्राइल, अगर हमारे पास NC होगा ऐसा आइसोसाइनाइड होगा तो उसके लिए आइसोनाइट्राइल यूज करते हैं। तो आई के आगे हमारे पास O तो नहीं है, हम क्या कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास O था, जिसके सफिक्स में O होगा O हटा देंगे, जिसका नहीं होगा O लगा देंगे, बस इतना ही काम करना है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे अगर हमारे पास एल्डिहाइड की बात करेंगे तो उसमें अगर आपको याद होगा तो एक कार्बन का जो एल्डिहाइड होगा उसका बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, अगर याद हो तो, अगर कान में सुना होगा तो उसके लिए नहीं अप्लाई करता। जैसे एल्डिहाइड है AL है, उसमें तो ऐसा नहीं कर देंगे OL। तो यही है कि कोई किसी में पैटर्न नहीं लगता, जिसका जनरलाइज है बस उसका बता रहे हैं। और आपको कॉमन नाम से इतना ज्यादा अभी तक उतना पूछा नहीं है, जो पूछेगा बस यही है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला। अब बचा जो हम बताना चाह रहे थे, यहां से समझना, हमने आपको बताया हुआ है एक कार्बन, अगर अल्केन से एक कार्बन अगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बनता, अल्काइल। अगर हमारे पास दो कार्बन हटाएंगे तो समझना CH2, हमारे पास CH2, पहले इसको कर लेते हैं CH3 क्लियर। अब यहां से हमने दो काम कर रहे हैं, यहां से हम लोग दो हाइड्रोजन्स हटा रहे हैं, दो हाइड्रोजन्स को रिमूव कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन्स को रिमूव कर रहे हैं। अब यहां से दो प्रोबेबिलिटी आ सकता है कि हम सेम ही कार्बन से हटा रहे हैं या फिर एडजेसेंट से हटा रहे हैं। अच्छा, हमारा सेम कार्बन से हटाएंगे और एक एडजेसेंट से हटाएंगे। तो अगर हमने सेम कार्बन से हटाया, सेम कार्बन एटम से अगर हटाया और दूसरा हमने एडजेसेंट से हटाएंगे, तब हमारे पास देखो एडजेसेंट से जब हटाएंगे तो अगर हमारे पास अल्केन होगा तो अल्किनाइल यूज करते हैं, और ये नहीं अल्किनाइल, हाँ अल्किनाइल। और अगर हमारे पास ये अगर सेम से होगा तो अल्कालाइडीन, और ये हमारे पास अल्काइलिन, हाँ ठीक है अल्काइलिडीन। एक मिनट, कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन। ये हमारे पास अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन ये आएगा। जब हमारे पास अगर हम अल्केन कंसिडर करेंगे, बहुत रेयर चांसेस है ये पूछने का, मगर इससे आप एक नाम समझ सकते हो। अगर अल्केन से हमने दो हाइड्रोजन हटाया, दो हाइड्रोजन अगर सेम कार्बन से हटाएंगे तो उसके लिए अल्काइलिडीन यूज करते हैं। अगर हमारे पास एडजेसेंट से हटाएंगे तो अल्काइलिन यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इथेन। अब यहां से देखो, अगर यहां से हमने दो हाइड्रोजन एडजेसेंट से हटाएंगे तो ये हमारे पास CH2 और ये CH2 होगा। इसको हम यहां से डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं, इसको किसी से अटैच नहीं कर रहे हैं, ये अल्कीन बनेगा। इसका हमारे पास नाम अगर याद हो तो आप यही यूज करते हो, इथाइलिन। अल्काइलिन, ये इसका जो आप नाम लिखते हो इथाइलिन यूज करते हो, कॉमन नाम। अगर इसी तरह प्रोपेन से रहता से, अगर आप एडजेसेंट से हटा दे तो वहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा, और उसके लिए फिर क्या यूज होगा, प्रोपाइलिन। चार कार्बन होगा तो ब्यूटाइलिन, ये भी कॉमन नाम का ही पार्ट है।
अब यहां से देखना, अगर हमारे पास एक ही कार्बन से हटा दिए, मतलब ये कार्बन जो ये हमारे पास जो बनेगा वो CH, ये 2 वैलेंसी खाली होगा इसका। अब ये 2 वैलेंसी से किसी से भी अटैच होगा। अब अगर किसी से अटैच होगा तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। बस यहां पे फर्क देखो I और E का है। इथाइल हमारे पास यहाँ पे Li, यहाँ पे सॉरी Li और यहाँ पे Le, यहाँ पे लीन आ जाएगा, डीन आता है इसमें। अब यही 2 फर्क है। अब यहां से एक एक्सेप्शन है जो बहुत रेयर चांसेस है कि आपसे कभी भी पूछ सकता है। जैसे अगर मिथाइल हो तो मिथाइल में तो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन नहीं है, वो तो एक। जैसे अगर हम CH4 लेंगे, CH4 में अगर 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक ही कार्बन से माना जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ऊपर वाला काम होना चाहिए, तो उसके लिए यूज करना चाहिए हमें मिथाइलिडीन। होना चाहिए था मिथाइलिडीन, मगर एक निहायती एक्सेप्शन है, इसका जो हम नाम लिखते हैं वो हम लिखते हैं मिथाइलिन। इसका एक निहायती एक्सेप्शन है। जैसे देखो, अगर मान के चलो कि हमारे पास ये पैरेंट चेन होता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिए हुए हैं ना, ऐसे रिंग मान लेते हैं, रिंग हमारे पास है, ये डबल बॉन्ड है, हमारे पास CH2 लगा हुआ है, और ये हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक जिससे अटैच होगा वही ये पैरेंट है, रिंग से अटैच है तो रिंग पैरेंट है। अब ये पार्ट क्या है, होगा सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो देखो क्या हमने एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटाया हुआ है, उसके लिए यूज करेंगे मिथाइलिन। बस एक कार्बन के केस में, मिथाइल के केस में एक्सेप्शन होता है कि उसका हमारे पास हटा रहे हैं सेम कार्बन से, उसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मगर हटा रहे हैं सेम कार्बन से, मगर ऊपर वाला यूज नहीं करेंगे, नीचे वाला यूज करते हैं। तो इस पार्ट के लिए हमारे पास यूज करते हैं मिथाइलिन। मिथाइलिन ये पार्ट है मिथाइलिन, बहुत रेयर यूज होता है। अब ये जो आप पढ़ते हो थाइलिन, ये यहां से आता है कि जो कॉन्सेप्ट है कॉमन नेमिंग का लिखने का, इथाइलिन, वो यहां से आता है कि आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटाया, वो एडजेसेंट। अब जो हाइड्रोजन हटाओगे तो वो मानता है कि वो 2 हाइड्रोजन हम आपस में ही जोड़ दिए हैं, तो इसीलिए आप यूज करते हो मिथाइलिन। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कुछ मेमोरी याद है किसी को, उसमें आपने यूज किया होगा एक लिगेंड्स के लिए EN, क्या नाम था इसका, एथिलीन डायमीन। यहां से देखना, CH2 CH2 NH2 NH2, एथिलीन डायमीन। क्या हमने वहां से देखो, अगर CH3 CH3 होगा, 2 एडजेसेंट कार्बन से ही हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाया है, NH2 NH2। तो ये वही तो कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लिखते हो इसका इथिलीन डायमीन। E और Y, अरे नहीं, ये सफिक्स थोड़ी है बालक। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जनरलाइज कर रहे हैं, इसमें कोई सफिक्स प्रीफिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं है, वो आईपेक वाले में होता है कि जब प्राइमरी सफिक्स हमारे पास इंड हो E से, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, बस Y, वोवेल्स प्लस Y, A-E-I-O-U और प्लस Y कॉन्सोनेंट है, मगर Y से भी स्टार्ट होगा तो E पहले वाले का सफिक्स ड्रॉप होगा। डबल बॉन्ड उसके लिए 100% मस्ट है। ये जो सोच रहे हो कि ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, हमारे पास CH2, ये पार्ट है, ये हमारे पास इथिलीन एक सिंगल है, वो वेनाइल तब यूज करेंगे जब वो किसी से अटैच होगा। ये हमारे पास ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये पार्ट, ये सेम काम किया कि CH3 अगर कंसीडर करेंगे तो CH2 करेंगे, ये वेनाइल तब यूज करते हैं जब किसी से अटैच होगा, ये याद रखना। ये ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे इथिलीन यूज कर रहे थे, वो इथिलीन इंडिपेंडेंट है, मगर ये वेनाइल और अलाइल किसी से अटैच होगा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है। क्लियर? अब इससे ज्यादा अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। ये हमको जहां तक कनेक्ट करवा सकते थे कनेक्ट करवा दिए, इससे ज्यादा कॉमन नेम नहीं पढ़ना है, और इससे आगे आपको यही करना बोल रहा हूं, याद।
यहां से देखें, हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट की बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इंटरमीडिएट तक पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किया था, इंटरमीडिएट किया था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल किया था। चलो कोई बात नहीं, हम प्रॉपर्टीज देखने वाले, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसमें कार्बोकेटाइंस की बात करेंगे, कार्बन आयंस की बात करेंगे और कार्बन फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे। फ्री रेडिकल की हम बात करेंगे। चलिए देखते जाइए। सबसे पहला तो हम अगर यहां से बात करेंगे ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री से बेहतर है कि स्ट्रक्चर्स की बात करें। कार्बोकेटाइंस में कितने बॉन्ड्स होंगे? 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के। हमारे पास ये कब बन रहा है? जब बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बोकेटाइन में कार्बन के 4 बॉन्ड्स हुए होंगे। एक बॉन्ड टूटा जिसके कारण इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? लॉस। तो बचा कितना इसके पास? 3 बॉन्ड्स। तीनों के तीनों कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने के लिए, बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है। 3 अगर सिग्मा बॉन्ड्स बनाना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टार्ट करेंगे s, उसके बाद एक p, उसके बाद 2 p, तो sp2। जितना हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाना है उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल के लिए s का 1 यूज करेंगे, p का 2 यूज करेंगे, p का 3 तक यूज करेंगे। अगर उसके बाद भी ज्यादा होता होगा तो आगे बढ़ते जाते हैं। मगर कार्बन के पास तो s और p ही है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। 3 p का बॉक्स होता है, एक कार्बन का, सॉरी हमारे पास s का। तो 3 बॉन्ड्स है तो sp2 के केस में हमारे पास क्या होगा? ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके पास क्या होगा? एक वाइकेंट ऑर्बिटल जस्ट इसके परपेंडिकुलर। क्यों मानते हैं वो थोड़ा सा, अगर क्योंकि बोले थे कि जहां पे इनऑर्गेनिक आएगा बताएंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन के कारण बना वो कैसा है? अगर यहां से बात कर लिया स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक साथ की, तो यहां से क्या है हमारे पास? sp2। अब यहां से थोड़ा सा अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो थोड़ा सा देखिए। ये s ऑर्बिटल यूज करता है, एक px मानते हैं और एक हमारे पास py मानते हैं। तो ये s और s का तो कोई हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि x एक्सिस के अलाउंग होगा, y के अलाउंग होगा। अगर हम एक सीधा सिंपली s ऑर्बिटल, जैसे s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बोल बालक? स्फेरिकल। तो अगर हम यहाँ से सेंटर लिए तो ये स्फेरिकल होगा। चारों तरफ हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका कोई बायस नहीं कि एक्स एक्सिस के साइड ज्यादा होंगे, वाई एक्सिस के साइड कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एक्सिस के अलाउंग सेम रहेगा। मगर पी एक्स और पी वाई के एक्सिस के क्या होगा? जब पी एक्स और पी वाई मिक्स करते हैं तो मानते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। तो इसका जो हमारे पास है, ये जो 3 लाइन जो खींच रहे हैं, पेन देना, अच्छा है पहले से, ये बनता है। अब ये किसी एक ही प्लेन पे आएगा, प्लेन समझते हो ये। तो इसमें 2 ही एक्सिस की जरूरत है, तो 2 एक्सिस हम मानते हैं एक्स और वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन पे होगा। तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया? जेड। तो अगर ये एक्स वाई है तो जेड ऑर्बिटल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? अभी पहला क्लास है, अंत क्लास में तो ऐसे ही मर जाते हो तुम लोग। तो ये जो ऑर्बिटल्स है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन। तो कार्बन के क्या होंगे? 4 बॉन्ड्स। अब बॉन्ड टूटा होगा, और टूटा होगा तो इसको दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। तो उस केस में क्या है कि 3 सिग्मा बॉन्ड तो बने रहेंगे, मगर 1-2 इलेक्ट्रॉन जो टूटा इसी के पास आ गया। लोन पेयर हमारे पास अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रहता है। इसका रीजन अगर समझना चाहोगे तो देखो, हमारे पास जितना ज्यादा अगर हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर जनरली क्यों रखते हैं वो भी समझ आना। लोन पेयर कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है? 1 न्यूक्लियस से, ये पता है ना। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं HCl का, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यही तो लोन पेयर है। 7 इलेक्ट्रॉन्स में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो किसी से बॉन्ड नहीं हुए, और किसी से अगर बॉन्ड नहीं हुए तो ये जो हमारे पास है एक ही न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के न्यूक्लियस से दोनों से अट्रैक्टेड होगा, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ क्लोरीन के एसओ न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे। और न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी कम,
और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हाई है। तो अगर वो जितना अगर ये अगर एक ही न्यूक्लियस है तो ये चाहेगा सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होना। अगर सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होना चाहेगा तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होना चाहेगा। मतलब न्यूक्लियस से सबसे क्लोज रहने का मतलब है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर तभी आएगा जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। अगर हाइब्रिडेशन से बाहर हो गया, px ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या हमारे पास मान लेते हैं d ऑर्बिटल्स में हो, तो उसमें d ऑर्बिटल में s कैरेक्टर है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे मिनिमम फील होगा। तो मैक्सिमम कब होगा? जब उसके पास s का कैरेक्टर होगा। और s का कैरेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें हमारे पास वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अब ऐसा तो है नहीं अंदर का s ऑर्बिटल यूज नहीं करेंगे, p से ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी आप हाइब्रिडाइजेशन देखो उसमें हमेशा s ऑर्बिटल होता है, और उसका वही अगर लोन पेयर आएगा तो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड रहना चाहेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है। तो जितना मैक्सिमाइज करना चाहेगा उतना मैक्सिमाइज करता है। तो इसलिए लोन पेयर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में होता है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन में है तो 3 कार्बन के बॉन्ड्स हो गए, कि कार्बन के कितने बॉन्ड्स है? 4। ये 2 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड जो टूटा इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ गया। अब ये लोन पेयर के फॉर्म में है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स को भी रखेगा। तो कितना हमारे पास? 4 हो गया। और 4 ऑर्बिटल चाहिए कार्बन्स को बॉन्ड बनाने के लिए, तो s का 1 यूज करेगा, p का 3। उसके आगे अगर रहता तब भी वो ये हमारे पास एक्सप्लेन ही नहीं होता, या तो फिर वो चीज हम बोल रहे हैं वो फालतू का बोलते हैं। अगर हमें 4 से अगर ज्यादा ऑर्बिटल की जरूरत होता, मान के चलोगे तुम्हारे घर में 5 कमरे हैं, आप 500 आदमी बुला लोगे, वही होगा जो आरसीबी के साथ हुआ, ट्रेजेडी। चलो अब यहां से देखना, हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया जाता है वो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि जैसे एक लोन पेयर आएगा टेट्राहेड्रल नहीं होगा, वो हमारे पास उसके ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आएगा, क्योंकि लोन पेयर कोई बॉन्ड में पार्टिसिपेशन, उसके स्ट्रक्चर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। जैसे अगर मान के चलो कि मेरा अभी ये 2 हाथ दिख रहा है, तो अगर हम ऐसे फैलाएं, मगर ये यही मेरा हाथ है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। अब यहां से अगर मैं इधर से मेरा अगर ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो किसी से बॉन्डेड नहीं है तो ये मेरे से अटैच होंगे, खत्म। यही होता है। इसका जब लोन पेयर होगा तो उसका जियोमेट्री से कोई लेना देना, स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, वो खा जाता है, वो गायब हो गया वहां से। और गायब हो जाएगा तो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए थे, मगर इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं। कार्बन के ऊपर ही तो लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होगा, तो ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। और लास्ट हमारे पास कार्बन है। अब देखो 4 बॉन्ड्स हुआ होगा, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, जिसके दूसरे साथ से जो अटैच होगा उसको मिल गया। तो अब हमारे पास क्या बनता है? कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा तो अब यहां से देखो हमारे पास इसके पास क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर नहीं बोलते, पेयर मतलब यहां पे एक बेचारा है, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा तो ये 3 सिग्मा तो होगा, और 3 सिग्मा होगा तो ये फिर से आ जाएगा कैसा? sp2। ये हमारे पास sp2, और sp2 केस में क्या हो जाएगा? हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। और उसमें हमारे पास क्या होगा? एक p ऑर्बिटल्स क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। जैसे हमने बोला ना px py रहेगा तो ये px x y एक्सिस पे बना देगा, तो हमारे पास x और y पर तो z एक्सिस कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो यही हमारे पास, और ये बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स दिखा देना ऐसे, क्लियर? इसका क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारे पास पिरामिडल, और ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास नेचर। नेचर की बात करेंगे। नेचर मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे। तो कार्बोकेटाइन कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल?
इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन आयन कैसा होगा? पहला ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो मतलब हमारे पास, और कंप्लीट है और इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब यही हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। कार्बन फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्टेट कहां से कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक बेचारे के पास है जो टूटा, 7 हुआ। ऑक्टेट कहां कंप्लीट है? न्यूक्लियोफाइल के लिए पहला ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, अगर हम बात करें Br+ की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? इसके पास कितने होंगे? 3 लोन पेयर होते हैं। जैसे अगर हमारे पास हैलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स देखिए कभी रोड में मिला है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एक बॉन्ड टूटा वो चला गया बेचारे से, इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? 6 लोन पेयर है, मगर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा हमेशा एक्ट करेगा। तो लोन पेयर का प्रेजेंस या इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, उसका पहले देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, तो बात करते हैं। अब वही चीज, तो यहाँ पे अगर ये बात कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, ये सब लिखने की कोई जरूरत? जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डिफिशिएंट होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। नेक्स्ट, अगर यहां से थोड़ा सा करना चाहोगे तो एक बात कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक नेचर की बात कर सकते हो। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर मतलब आप पढ़े हो पारामैग्नेटिक और दूसरा आप पढ़े हो डायमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होता है, कितने लोगों को याद है? देखो, अगर नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब बताया जाए उसके बाद पूछा जाए और ना बताओ वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बोल बालिक के नॉन जीरो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अनपेड। हाँ, वो बॉक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, बात सही बोलना चाह रहा है अपने हिसाब से। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो तो हमारे पास वो क्या होता है? पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है? ये तो पता कर लेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पारा हो गया, पेड हो गया तो डाया हो गया। ये याद रखना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ोगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है तो आपको बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, 3 रूल पढ़ते हो, अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 3 पढ़ते हो। तो वहां पे आप भरते हो इलेक्ट्रॉन, वहां पे आपको निकालना आना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी यहां से बात कर रहे हैं पारामैग्नेटिक क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होता है। हमने यहाँ पे मान के चलो ये बोर्ड हमारे पास चुंबक है बड़ा सा, अब मटेरियल को अगर हम यहां से गिराएं तो ये 2 चीज देखने को मिल सकता है, या तो हमारे पास अट्रैक्शन देखने को, 3 चीज मिल सकता है, या तो वो अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, या कुछ नहीं करेगा, यही 3 चीज होगा हमारे पास। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पारा और डाय, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज ऑब्जर्व होगा। अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक मटेरियल गिराएंगे वो या तो अट्रैक्शन करेगा या कुछ नहीं करेगा। अगर जो अट्रैक्ट हो गया वो पारामैग्नेटिक, जो जिसके पास कुछ नहीं हुआ उसका हमारे पास डायमैग्नेटिक। तो होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, एक बॉक्स में कैसे भरते हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक अप स्पिन से और दूसरा। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो कौन सा फील्ड जनरेट करता है? अरे वाह, फिजिक्स बताएंगे, कौन सा फील्ड जनरेट करता है? फील्ड बोले, फोर्स नहीं बोले बालिक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, रिजल्टेंट कुछ नहीं होता, तो वो ना मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होता है। मगर जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है तो आप थियोरेटिकली ये आपने पढ़ा होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पहले भरते हैं उसके बाद पेयरिंग करते हैं, मगर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहला अप स्पिन के साथ भरो, आप डाउन स्पिन के साथ भी भर सकते हो। आप जनरली क्या यूज करते हो? अप स्पिन,
मगर कोई जरूरी नहीं है, थियोरेटिकली आप डाउन स्पिन से भी बच सकते हो। जब डाउन स्पिन कंप्लीट फील हो जाएगा तो आप अप स्पिन के साथ फील कर सकते हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसका एक जो होगा ना, उसका कुछ तो डायरेक्शन होगा, तो जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं उसी के लाइन में अलाइन हो जाएगा और उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब इससे ज्यादा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड नहीं है तो ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे सोच लेते हो, कहां से इतनी बुद्धि लेके आते हो। ये क्या है, पेयर समझ में आता है ना। एक ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, दोनों को अप स्पिन दोनों डाउन स्पिन, पता है मगर फिर भी हक देते हो। लिख लीजिए अब इतनी बातें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे भी आग आग बहुत कुछ लिखाया जा सकता है मगर कुछ का जरूरी नहीं है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया। चुटकी बजाना इससे आएगा, ग्रुप में ऐड होगा, उसके बाद कोई फिर से रीसेंड कर देना वो स्लाइड। अब टेलीग्राम तो है नहीं कि उसमें भेजा हुआ है तो तुम बाद में भी ज्वाइन करोगे, तुम कर सकते हो व्हाट्सएप ज्वाइन करोगे। तो या तो जो ज्वाइन जब ज्वाइन कराओगे तो या तो नीरज सर करवा देंगे या तो कशिश मैम होंगे आगे काउंटर पे, तो उनसे कांटेक्ट करना और बोल देना कि जो केमिस्ट्री का स्लाइड हो चुका है उसको मेरे को या तो पर्सनली फिर से फॉरवर्ड कर दीजिए, पर्सनली मांग लेना, क्या ग्रुप में कचरा करोगे तो फॉरवर्ड कर देंगे। गलियां छोड़ दे, लड़के होते तो दो बात बोल चुके होते हैं, बच जाते हो, उठा लो फायदा इस चीज का। ये बहुत बेसिक था। इसके बाद हमारे पास बात करेंगे जो आपके मॉड्यूल्स में स्टार्ट होता है जीओसी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से। मगर इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए। अब ये जो दो इतना चीजें बताया आपको, ये आपको दो जगह यूज होगा। आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से पढ़ाया जाएगा तब भी आप ये कर सकते थे, या जो आप रिएक्शंस पढ़ोगे उसका बेसिक से भी कर सकते थे। इसका कहीं पे भी यूज करो, ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक है। आगे बढ़े, अब लिख लिए हो, लिखा रहे थोड़ा जल्दी, यहां चला। नाम का है बालक, थोड़ा जोर से, विवेक यूज करेगा ना उसका, इतना ज्यादा नहीं होना मेरे कम से क्लास में, बी रिलैक्स, वो भी ज्यादा नहीं होना। शादाब, मनीष, हरामी आदमी, कभी हम किसी को खड़ा नहीं होने दिए हैं, किसी को परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं बोले, हम सबको बोले हैं। ऐसा बोल रहे हो जैसे बायस्ड हो गए हम। लांछन लगाने से पहले सोचो थोड़ा सा। हो गया, जबरदस्ती नहीं बोल रहा। अच्छा है, अच्छा गलती से टच ही हो गया। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में हमें जीओसी में पढ़ना है कि कैसे मूव करेगा, क्या मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, यही सब है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो तरीके से होता है। एक होता है हमारे पास टेम्पररी और दूसरा होगा परमानेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, टेम्पररी और हमारे पास परमानेंट।
और दूसरा हमारे पास टेम्पररी। यहां से देखना परमानेंट टेम्पररी समझना। जैसे आप पढ़ाई कुछ कर घर में थे, जैसे आपके पेरेंट्स अगर बाइक से आते हो या कार से आते हो या पैदल आते हो, जैसे भी हो, कहीं गए थे बाहर, आपको चप्पल की या फिर जिसकी भी आहट आपको आया, आप कुछ कर रहे थे, तुरंत आप बैठ के कॉपी खोल लिए, ये हो गया टेम्पररी। ये आप पढ़ रहे हो किसी के प्रेजेंस में होने या ना होने की वजह से, तो ये टेम्पररी इफेक्ट है। अब दूसरा है कि आप पढ़ रहे थे, पापा आए या ना आए कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यही हो गया हमारे पास परमानेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स भी दो तरीके से होगा, एक तो किसी के प्रेजेंस के कारण हमारे पास मूव करेगा, और एक हमारे पास कोई हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास परमानेंट में आपको पढ़ना 3 इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हमारे पास होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसी में मेसोमेरिक स्लाइस कर सकते हैं रेजोनेंस, दोनों एक ही चीज है। और लास्ट हमारे पास है हाइपर कंजुगेशन। और हमारे पास टेम्पररी में 2 इंपैक्ट है, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा हमारे पास इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, जिसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। फिर भी अगर बताना, अगर मेरे को बताना है तो देख सकते हो। जैसे आपने देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल्स आता है तब ये बॉन्ड टूटेगा। इलेक्ट्रोफाइल के आने के कारण क्या हुआ, बॉन्ड्स टूटा। दूसरा ये हमारे पास क्या था कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं था। दूसरा देखना, आपने एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑफ HCN, फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल एसिटल, पढ़े थे। तो ये जो पढ़े वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल, मगर इससे पहले क्या है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन डेल्टा, जहां पे पहले से पोलैरिटी डेवलप है, बॉन्ड टूटा नहीं है, मगर जैसे ही आएगा तैसे तोड़ देगा। ये बॉन्ड टूटा नहीं हुआ, ना पहले कोई पोलैरिटी था, मगर जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा ये बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे आप यहाँ पे HBr का एडिशन पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे जैसे H+ सबसे पहले आता है, तो ये क्या हो गया, H+ इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल आया और ये बॉन्ड क्या कर दिया, तोड़ दिया। न्यूक्लियोफाइल आया और ये बॉन्ड तोड़ दिया, मगर इसमें पहले से पोलैरिटी था। तो ये 2 इम्पैक्ट दिख रहा है, ये किसी के होने और ना होने पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, यही हो गया टेम्पररी इम्पैक्ट। तो ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म में देखते हो कि एरो जो दिखा था ना, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, यही है आपका। तो ये जब हमारे पास पोलैरिटी रहेगा और तब टूट रहा है तो इंडक्टोमेरिक होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, और उसके बाद किसी के प्रेजेंस के कारण वो बॉन्ड टूट रहा है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोमेरिक। ये 2 बात हम बहुत बार बोल रहे हैं, ये नहीं पढ़ाएंगे। क्या होता है, बात समझ में आ गया? अगर ना अभी समझ में आया तो कोई फर्क नहीं है। हो गया? तुम दोनों दोस्त हो, अमित और मनीष और शादाब। देखो इस चीज को समझना, मनीष किसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, किसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, दोनों की नहीं है। मान लो एक की है, कौन मानना चाहेगा? मानेंगे अब तुम्हारा, चाहे उतना है। मान के चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करवा दिया, वो शादाब बोल रहा है कि भाई कुछ ना तुम्हारा सेटिंग करवा देंगे। ये है इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो बस संतावना जैसा होगा कि जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन टूट गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये जैसे मान के चलो इसको पैसे की जरूरत थी, ये बगल वाले के पास है पैसा, या जैसे भी है, कुछ भी होगा नहीं होगा मगर है, इसके पास पैसा, मगर ये सिर्फ आश्वासन दे रही, ये नहीं कि ले, ऐसा नहीं हो रहा है, ये आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा केस, मान के तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और वो सच में तुम्हारा सेटिंग करवा दे रहा है, या तुमको पैसे की जरूरत थी, ये सच में दे दी, इसके पास एक्स्ट्रा था,
एक्स्ट्रा था और उसके बाद इसने क्या, उसका भी कनेक्शन था, उसके बाद उसने बैठाया। अब तुम्हारा कौन सा कनेक्शन तुम ही जानो। तो यहाँ पे क्या था, आश्वासन। यहाँ पे हमारे पास सच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। यहाँ पे पार्शली शिफ्टिंग होता है, यहाँ पे कंप्लीटली शिफ्टिंग होता है। यहाँ पे केस समझना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है या ना तुम्हारा कनेक्शन नहीं मगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप करवा के उसके साथ पैचअप करवा रहे हो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने क्या किया, दूसरे से उधार लिया और तुम इसको दे रहे हो। ये हो गया हाइपर कंडीशन। तो इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स नाक बराबर है। जैसे अगर मान के चलो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है तो थोड़ा सा हम इधर आए या थोड़ा सा इधर मूव कर जाएंगे, ये पार्शियल मूवमेंट हुआ। इन दोनों में कंप्लीट मूवमेंट होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, ये कंप्लीट इधर जिधर जरूरत होगा या तो उससे क्लोज या उससे फार अवे शिफ्ट होगा, मगर कंप्लीट शिफ्टिंग होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीट शिफ्टिंग होगा मगर वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स लेके या इलेक्ट्रॉन देकर होगा। बात समझ में आया। परमानेंट में ही लिखे वाले की कम से कम परमानेंट के लिए अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बस वो परमानेंट होगा मगर वो पूरा नहीं शिफ्ट होगा, पार्शियल होगा। और इन दोनों में क्या होगा, कंप्लीट शिफ्टमेंट। इस केस में क्या होता है कि इसके पास होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, मगर इस केस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, किसी दूसरे से तोड़ के ले लेता है। और इसमें देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन से बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है, उसका सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ करके और सिग्मा बॉन्ड तोड़ करके पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग कौन है, घर में नहीं रहती तो हॉस्टल में, घर में ही है। घर में तो सप्लाई नहीं मिलता होगा, फिर भी कैसे फूंक लेती पता नहीं। तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि वो वीक, हमारे पास वीक बॉन्ड है, सिग्मा हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को तोड़ करके वीक बॉन्ड फॉर्म करता है। ये एक हाइपर कंडीशन है, मगर इससे देखेंगे कि स्टेबिलिटी आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो जब पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आ गया। पहले वाले इंडक्टिव में क्या होगा, पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिपमेंट, इसमें हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट। बस इससे किसी से क्या बोलते हैं, कैरी करके या फिर ऐसे उधार लेके ऐसे दूसरे को देगा। और जब उल्टा काम हो जाएगा कि ये तोड़ के दूसरे को देगा तो उसका ड्रेस उल्टा, इसमें पढ़ते हो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो फिलहाल अभी यहां पे बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिफ्टमेंट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। और इन दोनों में हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेगा। अच्छा मेरे को अब यहां से बात बताना, जितना बात बताए हैं उसके बेसिस पे बता सकूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्टमेंट किस में होगा, मेसोमेरिक में, क्योंकि इसके पास था ना पैसा, उसके बाद कंप्लीटली दे दिया। उसके बाद किसका होगा, हाइपर, उसमें भी तो कंप्लीटली ही ट्रांसफर हो रहा है ना। वो कहां से लेकर आ रहा है, जैसे मम्मी पापा कैसे कमा रहे हैं कोई मतलब नहीं, हमको उड़ाने से मतलब है। तो उड़ाने वाला पैसे, बाप के पास बहुत पैसा है या बाप कर्जे लेके आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो यही सेम चीज है। तो यहाँ पे इसमें शायद गिल्ट फील नहीं हो, इसमें हो सकता है आपको गिल्ट फील हो। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीटली शिफ्टमेंट नहीं हो रहा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट होता है, देन इसमें, देन इसमें। क्लियर, बढ़िया अब आगे। अरे यही लिखवा, यही चीज होता है ना कि एक्स्ट्रा नहीं लिखवाते लेते हैं, वो जो यूज होगा वो तुम्हारे पास कहीं पर इंप्लाई नहीं करना है, इसलिए हम लोग उसको जनरली फोकस नहीं करते। फिर भी अगर पढ़ना है तो मिलना बाद में। देखो यूज तो हर चीज का है, लिखे हैं तो कुछ तो मतलब होगा, अपने से तो आसमान में टपकता नहीं, मगर तुम्हारे लिए वो यूजफुल है कि नहीं है, ये सबसे जानना जरूरी है। ये तुम्हें पढ़ना है, पूरा तुम्हारे सर के ऊपर टोकरी, मान के चलो कि टोकरी भर तुमको पढ़ना है और तुम्हारा भेजा इतना ही है, उसमें भी यूटिलाइज ज्यादा हो गया, इतना यूटिलाइज करना है तो उसमें उतना ही भरेंगे ना। छोड़ो, एक और बात आ रहा है नहीं बताएंगे।
हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से अगर आपको पहले से पता है इंडक्शन, तो इंडक्शन से आता है इंडक्टिव। इंडक्शन क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा था। अगर चीजें रिलेट कर पाओगे ना तो इजी हो जाएगा। इंडक्टिव जो आता है इंडक्शन से आता है, और इंडक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या होता है, सबने किया है, इवन एक्सपेरिमेंट भी किया है, वो भी बहुत छोटे से, उसको इंडक्शन बोलते हैं। बोल सकते हो, देखो यहां से समझना। हमारे पास ये पेन, अगर हम पेंसिल, पेंसिल है किसी पास, दे रहे हाथ में रखी मारेंगे एक हाथ। सबने किया है ये काम, रब किया है, पेज को अटैक किया है। जब रब करते हो तो इस पे चार्ज आता है, और जब पेज के पास लेके आते हो तो क्या होता है, वो पेज कैसा है, न्यूट्रल। तो वो पेज में क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। अगर ये नेगेटिव है, जनरली हमारे पास नेगेटिव ही क्रिएट होता है, तो नेगेटिव अगर ये क्रिएट हुआ तो ये पेज का दो हिस्से पार्ट में पड़ जाएगा। अगर ये न्यूट्रल, न्यूट्रल ही है पेज, ऐसा तो नहीं है चार्ज है। तो जब हम इस नेगेटिव को लेके जाएंगे तो इधर यहाँ पे इस सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर हमारे पास नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये पेंसिल कैसा है, नेगेटिव। ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास पेज जो पहले न्यूट्रल था, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसमें कैसा आ गया, अब एक साइड नेगेटिवली चार्ज आ गया और एक साइड पॉजिटिवली। यही है इंडक्शन। तो किसी ग्रुप में हमारे पास, जैसे अगर कार्बन कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन कार्बन अगर हमारे पास चेन है, तो कार्बन कार्बन अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं। अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि एक बार बता चुके हैं। थोड़ा सा जोर से। टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन्स। और किसी को कुछ करना, इनकम्प्लीट है ये। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा। हम ये थोड़ी बोल, जैसे हम बोले कुत्ता क्या होता है, जो सर भौ भौ करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। कोई भी हवा में घूम रहा है उसको नहीं, समझ गए, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक लाइन लिख देते हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग्स नहीं बताए हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा हमारे पास, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हमारे पास कार्बन, अगर हम कार्बन कार्बन चेन कंसीडर करते हैं, तो कार्बन कार्बन में हमारे पास सेम हाइब्रिडाइजेशन, अगर अल्कीन अल्काइन कुछ भी ले लें, तो अगर हम बात करेंगे तो कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है पॉलिंग स्केल में 2.5। इसका भी कितना होगा, जितने फोर्स से ये कार्बन अट्रैक्ट करेगा इस दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे, ये उतने ही फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अट्रैक्ट करने से क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक है, 11 बजे तक ना, ऐसा ना हो कि हम यहीं पर पढ़ाते रह जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम। अब दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू याद है, 2.1। इसका पॉलिंग स्केल में 2.1 होता है, इसका 2.5, 0.4 का डिफरेंस है। सब कुछ ठीक। यहाँ पे 2.4 है, ये इनफ फोर्स नहीं, इनफ फोर्सेस नहीं मानते कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव कर ले और इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो इसके कारण हमारे पास जो पोलैरिटी डेवलप होगा उसको पोलर नहीं मानते। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ये पार्सली शिफ्ट हुआ, कंप्लीट शिफ्टमेंट नहीं हुआ। तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये हम देते ही नहीं है, मानते हैं कि इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण कुछ नहीं होता, तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कॉज करेगा।
बात समझ में आया? तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। तो इस पे कोई पोलैरिटी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स के कारण नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में भी हम बोल क्या रहे हैं, उसको भी हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे, तो उसके कारण भी पोलैरिटी नहीं होगा। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स को क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन पोलर है, कार्बन 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 कार्बन, ये हमारे पास नॉन पोलर है। अब हमने क्या किया कि कार्बन से हमने एक ग्रुप अटैच किया Z। अब ये जो ग्रुप अटैच किए, अब ये क्या करेगा कि इस पे पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करेगा। तो इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, induction of polarity due to presence of different group which have बोल सकते हैं कि different electronegative value। अब ये कार्बन से ज्यादा भी हो सकता है और कार्बन से कम। तो इस ग्रुप के आने से क्या हो गया कि ये कार्बन कार्बन चेन कैसा था, नॉन पोलर। इसमें क्या हुआ, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, यही है इंडक्टिव। इंडक्शन हुआ, उसी से आता है इंडक्टिव। तो इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब वो दो तरीके से हो सकता है। अगर मान के चलो कि ये Z ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खाएगा। अगर हमारे पास कार्बन से अगर ये Z ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स खाएगा। अगर Z ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से Z खाएगा। दो फेनोमेना देखने को मिलेगा। अगर दो फेनोमेना देखने को मिलेगा तो इसको हम दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां से देखना, पहला केस जो कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z ग्रुप। Z कुछ भी होगा, वो एटम भी हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, जो एक अटैचमेंट कार्बन को रिप्लेस करके उसमें हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहां से हमारे पास ये जो ग्रुप होगा ये Z को हम क्या मान रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आएगा। अब मान के समझना, बोतल दे, मान के चल कि ये तुम्हारा बोतल तुमको अजीज प्यारा है तो तुम देगी नहीं भाई, ये बोतल के लिए हमें लड़ना है। तो अगर मैं तुमसे पावरफुल हो तो मैं करूंगा क्या, खींचूंगा। मगर जैसे मेरे को मिलते जाएगा वैसे मेरे टेंडेंसी थोड़ा सा घटने लगेगा। मगर जैसे तुमसे ये दूर जाने लगेगा तुम उतना और एफर्ट लगाने लगोगे। तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है तो ऐसा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। आप ये पढ़ोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, कि देखोगे कि सेम ही एटम्स है। अब उस पे अगर हमारे पास तीन कंडीशन है, जैसे अगर हमने सोडियम लिया, तीन कंडीशन ले सकते हैं हमारे पास, नहीं सोडियम नहीं कंसिडर नहीं करेंगे, ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस बना लिए और ऑक्सीजन से हमारे पास ऑक्सीजन प्लस बना लिए। ये न्यूट्रल एटम है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और जैसे इससे इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यहां वही काम होता है। अब यहां से देखना कि जिस कार्बन कार्बन के बीच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं था, ये बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया तो कार्बन को क्या मिला, इलेक्ट्रॉन्स मिला। तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घटेगी। बहुत ज्यादा नहीं घटता, घटेगा। इसकी तो वही था, अब इसकी घटा तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे बगल वाला ये खींच लेगा, मगर इसमें तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा, तो इसमें डबल डेल्टा। डेल्टा मतलब बहुत लार्ज चेंज या स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब एक से कम चेंज, और एक से कम चेंज को जितनी बार मल्टीप्लाई करो वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। जैसे अगर आप 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, ये जो नंबर लिखा हुआ है उससे हमेशा बड़ा आएगा, मगर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, अब ये जो फर्स्ट नंबर है उससे हमेशा छोटा आता चला जाएगा। तो ये डेल्टा बहुत स्मॉल चेंजेस है, तो जितनी बार डेल्टा यूज करोगे उतना कम हमारे पास चार्जेस आएगा। तो सबसे पहला क्या हुआ कि स्लाइटली इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ शिफ्ट हुआ होगा। यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ। कार्बन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव घट गई, और घट गई तो बगल वाले की तो ज्यादा थी, ये बगल वाले से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे इसको मिला, इसको भी तो बहुत कम मिला है, बहुत कम मिला है तो इसका थोड़ा तो घटा होगा,
बगल वाले का, बगल वाले का तो वही था ना, अब इसका घटा तो ये इसका ज्यादा, ये बगल वाला है इसको खाएगा, तो इस पे ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। अब इस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन भी घटी होगी, बगल वाला फिर से इस पे हमारे पास 4 डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। इस चीज को समझना कि कितना डेल्टा नेगेटिव होता है। मान के चलो कि हमने इसको बिस्किट दिया, एक पैकेट, कुछ होगा, मान के चलते एक पैकेट में 10 होगा। अगर ये 10 बिस्किट में उसको एक बिस्किट दिया आगे को, ये एक दी तो आगे ट्रांसफर तो हुआ, मगर ये लगभग 10% हुआ। उसने क्या किया, उस बिस्किट का एक टुकड़ा 10% भी तोड़ा, उसको दिया। फिर उसने क्या किया कि फिर 10% तोड़ा, फिर आगे ट्रांसफर किया। ये कभी भी 0 थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो जाते जाएगा आगे। मगर क्या हम इसको अगर एक बिस्किट दिए थे, एक पैकेट दिए थे, उसके कंपेयर में थर्ड आइटम के साथ कंपेयर करेंगे, उसको क्या मिला, नाक बराबर। तो ये जो 2-3 कार्बन का जो वैल्यू होता है या इंडक्टिव का इफेक्ट होता है, वो लगभग खत्म हो जाता है, लगभग खत्म होता है, खत्म नहीं होता, मगर मानते हैं कि उसका कोई उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये इंपैक्ट वाइनिस्ट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये जो हमने भी बिस्किट दिया था तो वो क्या हो रहा है कि तीसरे पर्सन तक वो नाक बराबर है। वो एक बिस्किट का अगर 10वां हिस्सा अगर उसको मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा उसको। तो सेम चीज होता है कि लगभग 10% चार्ज ट्रांसफर होता है, और 10% अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो लगभग अप टू 3 कार्बन तक ये खत्म हो जाता है। पहला 2-3 चीज पता चला, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट है, 3 कार्बन तक ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो ऑपरेट होगा वो सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है। दूसरा, अब इसी भी चीज के उल्टा करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन आइटम्स हैं, कार्बन अवर जेड, और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो जेड का होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। क्या हो गया, बिस्किट दे रही थी इसको, तो फिर अब यहां से देखो, ये हमारे पास क्या मोर इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी हमने बोला कि नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा तो बढ़ेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, छीन रहा है ना, अगर ये छीनेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इसकी तो कम हो गई ना, इससे अब इलेक्ट्रॉन्स खाएगा। इस पे हमारे पास क्या आएगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव। इस पे फिर इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये बगल वाले से छीनेगा, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। फिर इसके बाद 4 डेल्टा पॉजिटिव। अब यहां से देखो, आपने इंडक्टिव इफेक्ट अगर याद हो तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 होता है, एक प्लस आई और दूसरा माइनस आई। कुछ नहीं है, जो आप यहां से देखो, इंडक्टिव का पहला इनिशियल क्या है, आई, मेसोमरी का एम, हाइपर कंजुगेशन का एच, जो पहला इनिशियल है उसी पे प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच। जनरली इसका यूज नहीं करते कि 2 नाम से जाना जाता है, मगर हम लोग उसी चीज के बेसिस पे पढ़ेंगे। अब यहां से देखिए, ये जो ग्रुप पे कैसा चार्ज आया, तो ये जो ग्रुप होगा ना वो प्लस आई ग्रुप होगा। प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या ले रहा है, ले रहा है, दे रहा है। तो ये प्लस आई ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस क्यों आया, जो चार्ज आता है एक्चुअली उसी पे बेसिस पे नाम है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनेट जो भी करता है उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दूसरा देखो, इस पे कैसा चार्ज आया, तो ये कैसा आ गया, माइनस आई ग्रुप। जेड क्या होगा, फिर से बता रहा हूं, या तो वो फ्री एक आइटम होगा जैसे हैलोजेंस, एक आइटम ही है, मगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये अराइज होगा। माइनस आई ग्रुप कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लिख लीजिए। हो, अच्छा नहीं है अभी है 4 मिनट, लिख रहे हो का, अगर लिख रहे हो तो लिख लो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। सब लिख रहा है तो तू लिख, तुम नहीं लिखेगी, सब लिख रहा है तो सब में तुम भी है ना।
हमको बोलती है काम कर दीजिएगा, यूं थोड़ी बैठे हुए हैं बालिके, उठ के खुद कर ले। और अभी भी जो जलाई उसके पास नहीं जलाई है, बैठी है बेहुदे जगह पर पीछे। अरे हो गया, लिख रहे हो कुछ? लिख रहे, जल्दी 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 जल्दी। और हमको भी पता है, हम सोच रहे हैं 2 लाइन बोल दे, मगर कल मेरा क्लास है ना, फिर इतना दिमाग कहाँ लगाते हैं।